हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस थ्रू एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे हम लोग डेली क्या करते हैं, लगाते हैं एक सेट। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग एक सेट लगाएंगे, ठीक है। और अगर कोई चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ठीक है, ताकि जिस वीडियो का नोटिफिकेशन आना हो उसका आ जाएगा आप तक, जिसका नहीं आना है उसका तो अलग बात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो टाइम में उस टाइम पे आप क्लास करने आ जाया करो, ताकि आप लोग का क्लास रेगुलर हो पाए। ऐसे नोटिफिकेशन के भरोसे रहोगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसमें एक और सेट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस राज्य में जस्ता नहीं मिलेगा। अगर आप इन सारे राज्यों में से जाओगे तो आपको ये बताना है कहाँ आपको जस्ता यानी जिंक नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? यह है झारखंड, जहाँ पे आपको जिंक नहीं मिलेगा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, इन सब जगह पे जिंक का डिपोजिशन है, लेकिन झारखंड में आपको जिंक नहीं मिलेगा या नाम मात्र के बराबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक संरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास, यह किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। किस पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता दिया गया था? यह है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जोतों के आधार पर अगर जोत 1 हेक्टेयर से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। भारत के कृषि जोतों का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर 1 हेक्टेयर से कम का जोत हो तो उसको क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, सीमांत जोत और लघु जोत, ठीक है। रेस्ट तो आप लोग का क्लियर है, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आंसर होगा क्या? आंसर होगा आपका सीमांत जोत। इसको याद रखना। भारत में अगर जोतों को हम लोग देखें तो टोटल 5 कैटेगरी में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, उसके साइज के हिसाब से। पहला है, अगर 1 हेक्टेयर से कम हो उसको हम लोग सीमांत जोत बोलते हैं, जो आपके क्वेश्चन में था। दूसरा कौन सा है? अगर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में हो, ठीक है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में हो तो उसको हम लोग लघु जोत बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ, अगर 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध मध्यम। यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना है, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम, और चौथा क्या होगा? 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर। 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में अगर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्यम। तो मध्यम में 2 कैटेगरी हो गया, अर्ध मध्यम और मध्यम। 2 से 4 हेक्टेयर मध्यम, सॉरी अर्ध मध्यम, और 4 से 10 ये हो गया आपका मध्यम, ठीक है। और उसके बाद पांचवा, ये तो क्लियर है, अगर 10 से अधिक हुआ इसको हम लोग बोलेंगे बड़ी जोत, ठीक है। ये 5 कैटेगरी है जिसमें भारत में डिवाइड किया गया है जोतों के आधार पे जमीनों को या कृषि योग्य भूमि को। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन है? वह है 69वां संविधान संशोधन, यानी 69 संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन सा कथन सही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से आपका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो पढ़ो क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला है, यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में बनाई गई थी। दूसरा है, इस एक्ट के तहत इंग्लैंड के तत्कालीन सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभाव पर अंकुश लगाया था। तीसरा है, इसी एक्ट के तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और चौथा है, इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब बताओ
इसमें से क्या होगा आपका सही आंसर? कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? जल्दी से बताओ, क्या होगा सही आंसर? देखो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है 1, 2 और 4, यानी लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। दूसरा है इसके तहत इंग्लैंड के तत्कालिक सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभाव पर अंकुश लगाया था। तीसरा है इसी एक्ट के तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसी एक्ट के तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये गलत है। वारेन हेस्टिंग्स का अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। कहाँ के? बंगाल के। और यहाँ पे दिया हुआ है भारत का, ये आपका गलत है। ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट क्या है? 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अभी तक कौन रहे हैं? तो अभी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस में सबसे युवा अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो है अबुल कलाम आजाद। कौन है? अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले निम्न नेताओं में से पहले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता कौन थे? कौन थे? ये थे मोहम्मद अली, जिनको असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित कौन स्वतंत्रता सेनानी है? कौन है वो? वो है एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था और ये 1914 में उन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है। क्या है नाम मैगजीन का? न्यू इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्न में से किस एक से प्रेरित है? भारत में जो सबसे पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई यह किस चीज से प्रेरित था? जल्दी बताओ, किससे प्रेरित था? तो ये आपका प्रेरित था बोल्शेविक क्रांति से। किससे? बोल्शेविक क्रांति से, जो रूस में हुआ था 1917 में। इसको रूस की क्रांति भी बोलते हैं या बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। ठीक है। इसी से ये प्रेरित था और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पहली बार 1920 में हुई थी और इसके संस्थापक थे मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय के नाम से हम लोग ज़्यादातर इनको जानते हैं। ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है इनका फुल फॉर्म भी। क्या नाम था? मानवेंद्र नाथ। मानवेंद्र नाथ, जिसको हम लोग एम.एन. के रूप में जानते हैं। ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और कहाँ किया गया था स्थापना ताशकंद में किया गया था। कहाँ किया गया था? ताशकंद में। तो ये इस कहानी का एक पहलू है। अगर हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी का बात करेंगे तो इसमें दो पहलू चलता है। ठीक है। इसमें एक जो वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी हम लोग जानते हैं, ऐसा माना जाता है इसकी स्थापना हुई है 1925 में। कब हुई है? 1925 में। ठीक है। जो हम लोग अभी जान रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में आप जब थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो इसमें दो गुटों में ये बढ़ गया है। एक का कहना है 1920 में उनके पार्टी का गठन हुआ है और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस हिसाब से। दूसरे ग्रुप का कहना है 1925 में। तो अब आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक है। अगर 1925 होगा तो आप उसको टिक आउट करोगे, आपको आंसर से मतलब है, आपको ज्यादा बहस में पढ़ना नहीं है। ठीक है। और अगर 1920 में हुआ तो आप उसको टिक आउट करोगे। अगर क्वेश्चन दे दिया दोनों में से, दोनों ऑप्शन में और क्वेश्चन में ये दे दिया कि बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 100% आंसर होगा। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान रखना। अब कमेंट में ये मत करने लगना कि सर मैंने 25 पढ़ा है और आपने 20 बताया। तो कमेंट करने से पहले कोई क्वेश्चन गलत है उससे पहले देखो, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कभी कभी कोई गलत हो सकता है, मैं इसको मानता हूँ। पर आप कमेंट करने से पहले एक बार जरूर देख लिया करो कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक है। क्योंकि आप तो पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक करते हो उस वक्त, तो ये ध्यान रखा करो आप सभी। अगला क्वेश्चन है चौरा चोरी कांड के समय भारतीय वायसराय कौन थे?
चौरा चौरी कांड के समय भारतीय वायसराय कौन थे? कौन थे? तो चौरा चौरी कांड के समय जो भारतीय वायसराय थे वो थे लॉर्ड, कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, चौरा चौरी कांड के समय भारतीय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 26 तक। कब से कब तक? 1921 से 26 तक। और चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये हुआ था 1925 में, तो ऑब्वियस है यही होंगे उस वक्त। ठीक है, और ये चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? ये यूपी के गोरखपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, वहीं पे चौरा चौरी कांड हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसमें एक पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया था और आग लगा दिया गया था, जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने निम्न कथन किसके बारे में कहा है? भारत स्वराज चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था, जबकि यह इस बंधन के काल को बढ़ाना चाहता था। यह उस शख्स के लिए यूज हुआ है जिसके बारे में इन्होंने ये कहा है। ठीक है, यह जो यहाँ पे है, तो फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। क्या है स्टेटमेंट? भारत स्वराज चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, जबकि यह इस बंधन के काल को बढ़ाना चाहता है। तो यह जो है यह किसके लिए आया है ये आपको बताना है। किसके लिए कहा था? तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के लिए। किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? इन चारों में से अगर देखोगे तो इसमें से मोलास्का कैटेगरी के अंतर्गत, मोलास्का फाइलम के अंतर्गत कौन आता है? कौन है मोलास्का फाइलम के अंतर्गत? ये है आपका हेलियोटिस। ठीक है, हेलियोटिस जो है यह मोलास्का के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अच्छा, आपको दिया हुआ है कुछ, आपको मैच करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला क्या है? मार्क स्प्रिट्ज। दूसरा है सबीर भाटिया। तीसरा है शोभना नारायण। और चौथा है अदूर गोपाल कृष्णन। आपको मैच करना है ये किस फील्ड से संबंधित है? कथक नृत्य, फिल्म, तैराकी, सॉफ्टवेयर उद्योग। जल्दी से मैच करो। तो क्या होगा आपका सही आंसर? देखो, मार्क स्प्रिट जो है यह एक तैराक है। ठीक है, मार्क स्प्रिट तैराक है। उसके बाद सबीर भाटिया, सबीर भाटिया सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित हैं। शोभना नारायण ये किस फील्ड से संबंधित हैं? तो ये एक कथक नृत्य करने वाले हैं। और अदूर गोपाल कृष्णन ये फिल्म से संबंधित हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूफेनिक्स क्या है? यूफेनिक्स क्या है? यूफेनिक्स क्या है? तो जीनों के हेरफेर को यूफेनिक्स कहा जाता है। जीनों के हेरफेर से अगर किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूफेनिक्स। ठीक है, यूफेनिक्स। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बर पिंड किसमें पाया जाता है? बर पिंड, बर बॉडी यह किसमें पाया जाता है? तो बर बॉडी पाया जाता है मादा कायिक सेल या सोमेटिक सेल में। मादा सोमेटिक सेल में या कायिक सेल में बर बॉडी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना है, यह किसने घोषणा किया था या किसने कहा था? या अपना अंतिम लक्ष्य जो है वह है हर आंख से आंसू पोंछना। यह किसका स्टेटमेंट है? ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना है। अगला क्वेश्चन है, मौत्सुमोंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मौत्सुमोंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड का एक तरह का जो फसल का हार्वेस्टिंग वाला एक त्योहार है। ठीक है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसका नाम है मौत्सुमोंग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर के समीप से उत्पन्न होती है? महाबलेश्वर के समीप से कौन सी नदी उत्पन्न होती है? कौन सी नदी है? वह है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर के पास से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट को डैश के रूप में भी जाना जाता है? निश्चित लागत या फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग और किस रूप में जानते हैं? क्या कहा जाता है उसको? उसको अनुपूरक लागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपूरक लागत
या इंग्लिश में इसको ऑन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, या ओवरहेडेड कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट या ऑन कॉस्ट, इसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के दूसरे नाम के रूप में जानते हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है? जब भी आप कोई फैक्ट्री सेटअप करते हो या आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप देखते हो उसमें कुछ ऐसे खर्च हैं जो होना ही होना है। जैसे सबसे पहले बात, जमीन अगर रेंट पे लिया है तो जमीन का रेंट, बिजली का किराया, ठीक है, अगर आपने मकान रेंट पे लिया है तो मकान का रेंट, ठीक है। तो ये सारे ऐसे चीज है ना जो आपको इनकम हो नहीं हो या कुछ भी हो, ये फिक्स्ड हो गए। एक इस सेंस में समझो। दूसरा सेंस में क्या होता है कि इन सारे खर्चों में जनरली आपका जो मार्केट है उसका असर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए भी इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये स्थिर रहता है। अगर मार्केट में रॉ मटेरियल का बात करोगे तो इसमें जब मार्केट के हिसाब से इसका दाम बढ़ेगा और फिर घटेगा, लेकिन जो आपका बिजली बिल है उसका दाम आपके मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर वो साल 2 साल में चेंज होना है तो वो होगा, लेकिन ये तब तक फिक्स रहेगा। मकान का रेंट जो है वो फिक्स रहेगा। तो इन सभी को हम लोग फिक्स रेट बोलते हैं, ठीक है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार धन कर यानी वेल्थ टैक्स कब लागू किया गया था? अभी कोरोना के कारण जो सरकार को सुझाव दिया गया है ये है कि फिर से वेल्थ टैक्स लगाया जाए, ताकि जो सरकार की चीज़ें बर्बाद हुई है, सरकार का जो खर्च हुआ है बेवजह का, वो रिकवर कर लिया जाए। तो आपको बताना है वेल्थ टैक्स पहली बार कब लागू किया गया था। तो वेल्थ टैक्स पहली बार लागू किया गया था, जल्दी बताओ कब? तो वेल्थ टैक्स लागू किया गया था 1955 में। कब? सॉरी 1957 में। वेल्थ टैक्स पहली बार 1957 में लगाया गया था और इसको 2015-16 में हटा लिया गया, ठीक है। लेकिन अब फिर से सरकार वेल्थ टैक्स लगाने जा रही है। अभी इसका कोई फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसको लगाया जा सकता है। तो 2 प्रपोजल है, अभी आप ये सुन लो, ठीक है, हो सकता है आगे के दिनों में आपको याद करना पड़े। 2 प्रपोजल है। एक 1 करोड़ से जिसका ज़्यादा इनकम है उसको कितना टैक्स देना पड़े? उसको 40% टैक्स के रूप में देना पड़े। दूसरा है कि जो भी वेल्थ टैक्स खत्म किया गया उसको फिर से लागू किया जाए। तो ये 2 प्रपोजल है, अब देखो क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा है वो है आपका दामोदर घाटी निगम, ठीक है। दामोदर घाटी निगम जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोलकाता में, और ये भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम है। अगला क्वेश्चन है, खोया पाया वेब पोर्टल किससे संबंधित है? खोया पाया वेब पोर्टल किससे संबंधित है? जल्दी से पढ़ो, ऑप्शंस लेंदी है लेकिन ये आपने पढ़ रखा है, कभी ना कभी क्वेश्चन में ये जरूर आया होगा। खोया पाया पोर्टल, तो खोया पाया पोर्टल जो है यह बच्चों के गुम होने और मिलने के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है, ठीक है। क्या है पोर्टल का नाम? खोया पाया पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक योजना निम्न में से किस सूची में आती है? आर्थिक योजना किस सूची के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। किस सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक योजना? तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती को मनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में नामित किया है? वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में किसने नामित किया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वीं जयंती को मनाने के लिए? तो कौन है ये है WHO, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और डेट क्या था? 7 अप्रैल, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है आपका सवाना, और ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है? मेनली ये अफ्रीका में पाया जाता है। क्या है नाम इसका? सवाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था?
तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक तेल कौन सा है? अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करेंगे। आप सबों को लग रहा होगा जो सबसे महंगा तेल दिख रहा है उसको लगाओ, और उसमें से ऑलिव ऑयल पे आप लोग का जोर ज़्यादा होगा। हम लोगों का भी यही मानना है कि ऑलिव ऑयल जो है वह हृदय के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि आप ऐड में देखते हो तो आपको लगता है वही सबसे बेस्ट है और उसका कॉस्ट भी सबसे अधिक है। लेकिन ऐसा रिसर्च ने बताया कि सरसों का तेल जो है हमारे हृदय के लिए सबसे बेस्ट वही है। अगर सही मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो सरसों के तेल से बेहतर कोई तेल नहीं है खाने के लिए। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल आपका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस लुटियम क्या संस्रावित या स्रावित करता है? कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम जो है यह क्या स्रावित करता है? अगर ये आपको पता है किस चीज़ का ये पार्ट है तो थोड़ा सा आप पहुंच सकते हो। क्या स्रावित करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल हार्मोन है इसको स्रावित किया जाता है कॉर्पस लुटियम के द्वारा। और कॉर्पस लुटियम जो है यह ओवरी का पार्ट है। किसका है? ओवरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अच्छा, आपको कुछ दिया हुआ है, आपको उसको मैच करना है। क्लोरोफिल, नॉस्टॉक, वाष्पोत्सर्जन, गेहूं का कीट। ठीक है, और इधर है पादप रोग, प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, डाइजेस्ट्रॉप और पादप सतह से पानी की कमी। बहुत आसानी से आप मैच कर सकते हो। पहला आपका क्लोरोफिल, तो ये आपको पता है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, तो आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसके बाद एक वाष्पोत्सर्जन है जो आप सभी जानते हो। पादप सतह से पानी की कमी, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण हो सकता है। ठीक है, एवापोरेशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें पानी एवापोरेट हो जाता है, तो जो प्लांट है उसके सरफेस में पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सी का 4। ठीक है, यानी बी भी आपका खत्म हो गया, आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है, नॉस्टॉक किससे संबंधित है? डाइजेस्ट्रॉप से संबंधित है। और गेहूं का कीट, ये तो जान ही रहे हो गेहूं का कीट है, तो ये एक तरह का क्या हो गया? पादप रोग से संबंधित होगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये स्टेटमेंट किसका है? अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा। ये स्टेटमेंट अरस्तु का है, अरस्तु ने ये कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, तो कौन है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव इस चारों में से जो दिख रहा है आपको, ये है एसिटिबुलेरिया। ये एक तरह का एल्गे है और ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अब देखो, अब आपको एग्जाम में हो सकता है एसिटिबुलेरिया ना मिले और मिल भी जाए। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए रखा है। अब अगला क्वेश्चन जो मैं डालूंगा उसमें मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि जो एग्जाम में आ सकता है वो भी आप जरूर पढ़ लो। तो एसिटिबुलेरिया अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है, अभी भी इधर भी कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में ये पूछा गया था और वहां पर भी ऑप्शन एसिटिबुलेरिया ही था। लेकिन अब ये सबसे बड़ा एक उसके जीव नहीं है। अब कौन सा है? अब बन गया है एक और जीव है, ये है कॉलेरपेरा टैक्सीफोलिया। आप इसको याद रखना, सिर्फ टैक्सीफोलिया याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, टैक्सीफोलिया। ठीक है, टैक्सीफोलिया, कॉलेप्रा टैक्सीफोलिया। ठीक है, कॉलेप्रा टैक्सीफोलिया, ये भी एक तरह का एल्गी है और ये है अब सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। लेकिन इससे पहले एसिटिबुलेरिया था। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में आपके ऑप्शन में क्या रहता है। ठीक है, अगर कॉलेप्रा टैक्सीफोलिया रहेगा तो आपका आंसर वही होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सोलेनम बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ये किस फैमिली के प्लांट को कहते हैं, मतलब ये किस प्लांट का फैमिली है, किस चीज का फैमिली है? तो ये आलू का फैमिली है। ठीक है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो है यह आलू का वैज्ञानिक नाम है। क्या है नाम आलू का वैज्ञानिक नाम? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो ऑन एन एवरेज आपको बताना है कि बिजली
जो आप बिजली तड़कते हुए देखते हो बारिश के टाइम में, तो औसतन धरती पर कितनी बार ये गिरती है? तो प्रति सेकंड लगभग 100 बार ये धरती पे गिरती है, प्रति सेकंड 100 बार। तो आप पूरे धरती का लेखा जोखा जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 सेकंड में 100 बार बिजली जो है वह धरती पे गिरती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजभाषा निम्न में से कौन है? बिहार के राजभाषा के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा भाषा है जो बिहार का राजभाषा है? कौन है वो है आपका हिंदी और उर्दू दोनों। ठीक है, हिंदी और उर्दू दोनों यहाँ का राजभाषा है। प्रथम राजभाषा हिंदी और दूसरा उर्दू। अगला क्वेश्चन है, 2020 में AIBA टीम विश्व कप के नए प्रारूप की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा होगा? AIBA, ये AIBA क्या हुआ? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो नया प्रारूप है उसका मेजबानी करने वाला पहला देश कौन होगा? कौन होगा? ये होगा रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस जो 22 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। आपको बताना है 2020 में इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था? क्या था इसका विषय? इसका विषय था डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। क्या था? डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान मिला है? नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020, इसमें प्रथम स्थान किसको दिया गया है? इसमें प्रथम स्थान दिया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रथम स्थान मिला है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में। अगला क्वेश्चन है, EY पुरस्कारों के 21वें संस्करण में वर्ष 2019 का उद्यमी किसे चुना गया? EY यानी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ठीक है, 2019 का खिताब किसको दिया गया? आपको ये बताना है किसको दिया गया। ये दिया गया किरण मजूमदार शॉ को। किसको दिया गया है? किरण मजूमदार शॉ। कौन है ये चेयरमैन है और MD हैं बॉयकॉन कंपनी के। किसके हैं? बॉयकॉन। ठीक है, बॉयकॉन के ये चेयरमैन और MD हैं और इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 2019 एजेंस फ्रांस प्रेस केट वेब पुरस्कार के विजेता किसे चुना गया है? एजेंस फ्रांस प्रेस केट वेब पुरस्कार, इसका विजेता किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? ये चुना गया है अहमर खान को। किसको? अहमर खान को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार नागरिक केंद्रित डिलीवरी प्रदान करने में उत्कृष्टता? किस चीज़ के लिए? तो नागरिक केंद्रित डिलीवरी प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए श्रेणी 2 के तहत सिल्वर से सम्मानित किसको किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया रेल मदद को। इसको किया गया है? रेल मदद को। अगला क्वेश्चन है, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त होगा? SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 किसको प्राप्त होगा? किसको होगा? ये होगा डॉक्टर नीति कुमार। अब यहाँ पे SERB आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SERB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SERB का फुल फॉर्म होता है साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड। क्या होता है? साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड। और इसके तहत महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से डॉक्टर नीति कुमार को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीति कुमार कौन है? ये हैं CDRI के साइंटिस्ट। कौन है? CDRI के साइंटिस्ट। CDRI का फुल फॉर्म आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो गया, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ स्थित है, वहाँ पे ये साइंटिस्ट हैं और इनको महिला उत्कृष्टता पुरस्कार, सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में एंसेंबल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डाटा एस्टिमेशन। ठीक है, एंसेंबल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डाटा एस्टिमेशन, इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2020 में। कहाँ किया गया? ये किया गया था नोएडा में। कहाँ किया गया था? नोएडा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू की खपत के लिए कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव दिया है? तो तंबाकू यूज़ के लिए या तंबाकू खाने के लिए जो मिनिमम यूज एज है वो 18 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप डैश अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की है। आपको बताना है ये कितने अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। तो यह हैं 6ठे राष्ट्रपति जिन्होंने भारत की यात्रा की है।
अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनते हुए किस देश ने चीन को पीछे छोड़ा है? कौन सा देश है वो देश है अमेरिका। और अभी के सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब बरकरार ही रहेगा। चीन शायद ही अब फिर से भारत का अच्छा बिजनेस पार्टनर बन पाएगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ये सिर्फ कोरोना का संकट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ से अपडेटेड रहते हो तो आपको पता होगा चीन अभी मैं क्या बोलूँ, आप देखते हो गांव में कोई एक पागल कुत्ता घूमते रहता है, कहीं पे भी वो किसी को भी काट लेगा, कुछ भी करेगा। तो वही चीन अभी एक पागल कुत्ता की तरह घूम रहा है। वो कभी लद्दाख पे अटैक करता है, कभी यहाँ पे हिंद महासागर में आके वो अपना गश्त लगाने लगता है। तो क्या कर रहा है अभी, वो क्या करना चाहता है ये किसी को नहीं पता है। तो वर्ल्ड लेवल पे चाइना जो है ये सब के लिए अभी सरदर्द बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए किस राज्य के स्कूलों में जल्द ही विशेष पॉस्को सेल होंगे? तो पॉस्को सेल विशेष तौर पर जो बच्चों के लिए है, ठीक है, जल्द ही इसको किस राज्य में लागू किया जाएगा? स्कूल लेवल पे किस राज्य में लागू किया जाएगा? ये है आपका बिहार। ठीक है, कौन सा राज्य है? बिहार, जहाँ पे यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए राज्य के स्कूलों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2020 में मुंबई में फ्यूचर डिकोडेड नामक एक मुख्य भाषण दिया है? भाषण का नाम है फ्यूचर डिकोडेड, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। ठीक है, तो फ्यूचर डिकोडेड नामक एक भाषण दिया है। अब आपको ये बताओ ये किसने दिया था? तो ये सत्य नडेला ने दिया था। सत्य नडेला कौन है? आप सभी जान रहे हो कौन है सत्य नडेला। ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ठीक है, और अभी इनका एक भाषण था फ्यूचर डिकोडेड जो बहुत ही फेमस हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में B2B स्टार्टअप के उद्देश्य से 100x100x100 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? 100x100x100 कार्यक्रम यह किस कंपनी के द्वारा शुरू किया जाना है? यह है माइक्रोसॉफ्ट, जिसने भारत में B2B स्टार्टअप के लिए 100x100x100 कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जगह निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है? तो कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? वो तो अब पुराना स्टेडियम हो गया, मोटेरा स्टेडियम। अब तो आपने ये बहुत बार सुन लिया है। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये बन गया है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। क्लियर है। और इसको हम लोग किन के नाम से हम लोग जानेंगे? तो सरदार पटेल के नाम से इनको जाना जाएगा, इस स्टेडियम को जाना जाएगा। ठीक है, सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपने एंजॉय किया होगा और आपने कुछ सीखा ही होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन उससे पहले आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोस को। देखो, कोई भी चीज़ है ना, कोई आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, अगर किसी के मेहनत को आप थोड़ा भी इज्जत देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप उस मेहनत को सही जगह पे पहुंचा सकते हो। ठीक है, ये आपका काम है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जितना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, जब सामने से अप्रिसिएशन आता है कहीं पे, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी आपका ट्यूटर है, कहीं पे भी है, जब सामने से अप्रिसिएशन आता है ना तो फिर काम करने का मजा और आता है। और अगर सामने से अप्रिसिएशन ना आए तो फिर वो काम करने में मजा नहीं आता है। फिर वही होगा, 2-4-10 दिन चलेगा, उसके बाद फिर आपका क्लास ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको अप्रिसिएशन लगातार करते रहना चाहिए, अगर आप उससे कुछ बेनिफिट आपको हो रहा है तो। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।